हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ कृष्ण नागवंशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंजक्शन पार्ट 8 की, और ये हमारा आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में हम सीखेंगे इनफ का यूज़, साथ ही में नो सूनर देन का भी यूज़ देखेंगे, एज सून एज का भी यूज़ देखेंगे, और हार्डली स्कॉर्सली का भी यूज़ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनफ का यूज़। सो फ्रेंड्स, इनफ का यूज़ आपको बेसिकली दो तरीके से देखने को मिलता है। पहला मिलता है जब आप इनफ का यूज़ करोगे तो इनफ के बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ये पहला तरीका है। इनफ का यूज़ करते समय में ये देखना है यदि इनफ का यूज़ नाउन के साथ हो रहा है तो ये नाउन के पहले आएगा, और यदि इनफ का यूज़ हम एडजेक्टिव के साथ कर रहे हैं तो इसका जो यूज होगा एडजेक्टिव के बाद होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पास लिखा है देयर इज़ इनफ वाटर इन द पिक्चर, यानी मटके में पर्याप्त पानी है। तो यहाँ पास आप देखिए जो वाटर है, वाटर क्या है, नाउन है। वाटर क्या है, यहाँ पास नाउन है, और नाउन के पहले क्या आया हुआ है यहाँ पास, इनफ। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे ही इज़ स्मार्ट इनफ। अब यहाँ पास स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ही हमें किसका यूज़ करना है, इनफ का यूज़ करना है। तो इनफ का यूज़ करते समय हमें यही ध्यान रखना है कि यदि इनफ का यूज़ नाउन के साथ कर रहे हैं तो नाउन के पहले आएगा, लेकिन यदि हम इनफ का यूज़ एडजेक्टिव के साथ कर रहे हैं तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। अब चलिए बात करते हैं नो सूनर यूज़ की। चलिए तो बात करते हैं नो सूनर का यूज़ हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। तो याद रखिएगा, नो सूनर कंजक्शन के साथ जब आप दो क्लॉज को जोड़ते हैं तो पहला क्लॉज या तो आपको पास्ट परफेक्ट में मिलता है या फिर इंडेफिनिट में मिलता है। प्रेजेंट में भी मिल सकता है, बट ज़्यादातर एग्जाम में परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में ही आपको देखने को मिलेगा। जब आप नो सूनर से दो क्लॉज, नो सूनर कंजक्शन से जब आप दो क्लॉज को ऐड करेंगे तो याद रखना है कि सेकेंड वाला जो क्लॉज को आप ऐड करोगे उसको किससे ऐड करोगे आप, देन से, THAN। ये आपको ध्यान रखना है। THEN आ रहा है तो वो गलत है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि देखिए आपका सूनर है और सूनर किस कंपैरेटिव डिग्री में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। इसलिए जब भी हम कंपेयर करते हो देन का यूज़ तो करते ही हैं। तो यहाँ से भी आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, जैसे आप बोलते हो ही स्मार्टर देन आई, इस तरह का आप सेंटेंस बनाते हो। तो कंपैरिजन करने के लिए तो हम देन का यूज़ करते ही हैं। तो ध्यान ये रखना है कि नो सूनर के साथ हम देन का यूज़ करते हैं। एग्जामिनर डिफरेंट कंजक्शन यूज करेगा तो या तो वो वेन का यूज़ करेगा या फिर बिफोर का या फिर THN का, जो कि गलत है। अब ध्यान ये रखना है कि जब आप नो सूनर का यूज़ पास्ट परफेक्ट में कर रहे हो तो पास्ट परफेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब की और थर्ड फॉर्म। और यूज़ करने का तरीका यही होना चाहिए। सबसे पहले नो सूनर आएगा, फिर हैड आएगा। हैड यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एरर में वो क्या करते हैं, नो सूनर के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट के बाद हैड, जो कि गलत है। तो ध्यान ये रखना है कि नो सूनर के साथ जब हम ऐड करेंगे तो नो सूनर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। अब यहीं पास पास्ट टेंस हो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ किसका करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। जैसे पास्ट का एक सेंटेंस देखिए, मैंने बोला मैंने लिखा, आई रोट, लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या तुमने लिखा क्या तुमने लिखा, तो इसको आप क्या बोलोगे, डिड यू राइट। तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करते हैं, डिड का, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो याद रखना है नो सूनर के साथ जब आप पास्ट परफेक्ट ले रहे हो तो यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब में हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। यदि आप पास्ट इंडेफिनिट को ले रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब में डिड आएगा और यहाँ वर्ब की क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। बाकी सेकंड क्लॉज को आप किससे ऐड करोगे, देन से। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ मैंने लिखा है नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। तो पहले तो सेंटेंस देखते हैं कि नो सूनर से ऐड हो रहा है, तो सेकंड वाले पोर्शन को हम, सेकंड वाले क्लॉज को किससे ऐड करेंगे, देन से, जो कि देन से किया, ये हमारा सही है। फिर ध्यान देना ये हैड है, हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पास देखिए अराइव्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं, बट लिखने का तरीका ये होगा, नो सूनर डिड आई अराइव। अब यहाँ अराइव क्यों आ रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। सो नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन देन, यहाँ देन है जो कि सही है, द ट्रेन केम। इन दोनों सेंटेंस का मतलब ये होता है, इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग क्या निकलेगी, आई केम फर्स्ट, आई केम फर्स्ट, सबसे पहले मैं आया, एंड द ट्रेन अराइव्ड राइट आफ्टर मी, और ट्रेन
मेरे जस्ट बाद आई है और ट्रेन मेरे बाद आई है। इन दोनों सेंटेंस का मतलब यही होगा कि पहले मैं आया और मेरे बाद में क्या आई, ट्रेन आई। तो इन दोनों सेंटेंस को आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, लेकिन परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगी यहाँ पास नो सूनर के साथ, तो आप किसका यूज़ करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। यही मुझे आपको बताना था। इसी तरह फ्रेंड्स हम हार्डली और स्कार्सली का भी यूज़ करते हैं, बट ध्यान वो रखना है कि हार्डली स्कार्सली के साथ हम देन का यूज़ नहीं करते, सेकेंड वाले क्लॉज में हम वेन और बिफोर का यूज़ करते हैं। सेम रूल है, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पास नो सूनर की जगह आप हार्डली स्कार्सली का यूज़ कर सकते हो, सेम है, बट आपको ध्यान ये रखना है हार्डली स्कार्सली के साथ आपको वेन, सेकंड वाले क्लॉज को वेन या बिफोर से ऐड करना है, रूल सेम रहेगा। चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल और मैं रूल भी लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, ये था हार्डली और स्कार्सली का रूल। सेंटेंस मैंने सेम लिए, बट आपको मैंने यूज़ करने का तरीका यहाँ रूल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, हार्डली या फिर स्कार्सली के जब आप यूज़ करोगे और पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, जैसे आप नो सूनर का यूज़ करते हो उसी तरह करना है, बट आपको याद रखना है जब सेकंड क्लॉज को आप ऐड करोगे तो वहाँ वेन या फिर बिफोर लोगे, देन आपको यूज़ नहीं करना है। और यूज़ करने का तरीका यही होगा, सबसे पहले हार्डली या स्कार्सली आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकेंड वाले क्लॉज को हमको यूज़ करना है वेन या फिर बिफोर से, और इसके बाद का जो सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। पास्ट किस में रहेगा, इंडेफिनिट में ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ पास पास्ट इंडेफिनिट में लिया है, सेकंड वाला भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, तो भी आपका सही है। अभी मैं आपको एज सून एज का यूज़ बताऊंगा, तो वहाँ मैं आपको सारे टाइप के सेंटेंस बता रहा हूँ कि नो सूनर के साथ जो सेकंड सेंटेंस होता है वो किस किस टेंस में आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। उसी सेंटेंस मैंने उसी सेम सेंटेंस है, बट मैंने हार्डली स्कार्सली का यहाँ यूज़ कर दिया है। हार्डली हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। इसका मतलब ये यही होगा कि मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा और फिर क्या आई है, ट्रेन आई है, क्योंकि हार्डली स्कार्सली का हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। स्कार्सली डिड आई अराइव, यहाँ देखिए स्कार्सली का यूज़ किया, डिड का यूज़ किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी एट द स्टेशन, और देन की जगह हम नो सूनर के साथ देन का यूज़ किया, बट यहाँ वेन या फिर बिफोर का यूज़ करेंगे, बाकी का सेम सेंटेंस रहेगा। इसकी भी वही मीनिंग निकलेगी जो नो सूनर के साथ निकलेगी, बट ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं बस। तो इस तरह आपको हार्डली या फिर स्कार्सली का यूज़ करना है। अब चलिए मैं बात करता हूँ एज सून एज का, क्योंकि नो सूनर और एज सून एज सेम है, सेम मीनिंग्स देते हैं, बट यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। चलिए एज सून एज का मैं आपको यूज़ बताता हूँ। सेम सेंटेंस है और यहाँ मैंने एज सून एज का मैंने यूज़ किया है। देखिएगा कैसे यूज़ करेंगे। एज सून एज आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, देन फिर आपको क्या करना है, यहाँ पास कॉमा लगाना है, देन वर्ड का यूज़ नहीं करना है। द ट्रेन केम, जो ही मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा ट्रेन आई, यानी जो ही मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा, सबसे पहले क्या है, पहुँचा है, और फिर क्या है, ट्रेन आई है। अब ये देखिए यहाँ दो टेंस यूज़ हुआ है, एक तो यूज़ हुआ है पास्ट परफेक्ट और दूसरा यूज़ हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। आपको पता होगा जब दो इवेंट पास्ट के होते हैं, दो इवेंट पास्ट के होते हैं, लेकिन जो इवेंट सबसे पहले होता है उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला इवेंट होता है उसको किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर से समझिएगा, जब दो इवेंट पास्ट के हों, ठीक, जब दो घटना पास्ट की हो, लेकिन जो पहले घटित होता है उसमें उस वाले इवेंट को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और सेकंड जो बाद में इवेंट होता है उसको किस में यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। अब ध्यान ये रखना है आपको कि जब एज सून एज वाला क्लॉज आप एज सून एज कंजक्शन मिले, तो जो एज सून एज का जब आप यूज़ करोगे तो एज सून एज के साथ या तो आपको पास्ट परफेक्ट देखने को मिलेगा, तो दूसरा वाला सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। यदि एज सून एज के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है तो सेकेंड वाला भी सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में भी होगा। ये नहीं कि फिर सेकेंड वाले सेंटेंस को आप किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, गलत। दूसरी चीज़, एज सून एज के साथ यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट फ्यूचर, जैसे आपने इस तरह के सेंटेंस देखा होगा, इफ़ यू कम आई विल कम, यदि तुम आओगे मैं आऊँगा, तो इस सेंटेंस में अगर एज सून एज का यूज़ करना हो तो जिस एज सून एज कंजक्शन का जिसके साथ आप यूज़ करेंगे तो वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला किस में होना चाहिए, फ्यूचर
इंडेफिनिट में। कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है फ्रेंड्स कि एज सून एज का यूज़ आप पास्ट परफेक्ट के साथ कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट के साथ कर सकते हो, प्रेजेंट सिंपल के साथ कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर सिंपल के साथ नहीं करोगे। यानी एज सून एज वाला जो क्लॉज रहेगा वो आपको पास्ट परफेक्ट में देखने को मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में देखने को मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि एज सून एज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया है तो वो एरर है, वो एरर माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है एज सून एज, एज लॉन्ग, एज अनटिल अनलेस, इन जब हम दो क्लॉज को इन सब कंजक्शन से यूज़ करते हैं, इन कंजक्शन से, तो पहला वाला जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है और दूसरा वाला किस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ध्यान देना, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, अनटिल अनलेस, ये सारे जो कंजक्शन हैं, यदि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रहा है, जिसके साथ एज सून एज, एज लॉन्ग एज का यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा वाला क्लॉज किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। बट एज सून एज का यूज़ करते समय में क्या याद रखना है, एज सून एज का यूज़ पास्ट परफेक्ट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज होता है। यदि इसके अलावा कोई और टेंस है तो वो एरर है, गलत है। इस तरह आप सेंटेंस को पहचान सकते हो। तो मुझे यही आपको बताना था, एज सून एज से रिलेटेड ये जो बातें थी ये इम्पॉर्टेंट थी। आई होप कि आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंजक्शन में जितनी भी बातें थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है और कुछ भी ऐसा नहीं बचा हुआ है। इसके पहले की जो वीडियो थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ कंजक्शन की यदि आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो आप यूज़ नहीं कर पाएँ। जैसे प्रोवाइडेड हो गया, यदि आपको प्रोवाइडेड की हिंदी नहीं पता है, क्योंकि प्रोवाइडेड क्या करता है, अपोजिट का मैसेज देता है। इसी तरह बट हो गया, अल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। उसको आप एक दो बार रीडिंग कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक पुणेकर की बुक आती है, पुणेकर की बुक आती है, पुणेकर की बुक इंग्लिश ग्रामर की आती है। उसमें क्या किया है पुणेकर की बुक ने, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन कर दिया है। उस बुक को आप परचेज़ कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ही बेनिफिशियल है। आप टॉपिक को पढ़िए, यूट्यूब में टॉपिक को सर्च करिए, उसको आप पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। जैसे मैंने कंजक्शन की बनाई है, इसी तरह मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियो पहले से ही बना के रखी है, वहाँ आप देखिए। देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना मत भूलिएगा। और वो प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी है, पुणेकर की बुक से करनी है। इंग्लिश ग्रामर की आती है, टॉपिक वाइज उसमें दिया हुआ है, उसको आप परचेस करिए, ऑनलाइन परचेस कीजिए और उसको आप सॉल्व करिए। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कंजक्शन टॉपिक मेरा क्लियर हुआ है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, कितना भी आपको पढ़ा दें, मैं पढ़ाऊँ या अदर टीचर्स पढ़ाएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो इतना पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मैथड तभी हमारे लिए बेनिफिशियल है जब वो क्वेश्चन पेपर पे फॉलो हो, वो नियम क्वेश्चन पेपर पे लगे। यदि नहीं लग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो टॉपिक को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।